हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर वनडे एग्जाम में। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित अब तक जितनी भी परीक्षाएं पूछी गई हैं उन सब में पूछे गए प्रश्न पत्रों को, और उन प्रश्न पत्रों की सीरीज में जो है हम सॉल्व कर रहे हैं आज भूगोल से संबंधित प्रश्न। और आइए देखते हैं हम। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी की अपेक्षा आकार में छोटा है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशंस जिनसे जो है लगातार क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। जो अभी आपका ये प्रश्न सॉल्व भी हो जाएगा उसको देखने पर। मान लीजिए ये कहीं ये सूर्य है, तो सूर्य से सबसे पहले हम देख लेते हैं बढ़ती हुई दूरी के क्रम में ग्रह। अगर यहाँ कहीं मान लेते हैं सबसे पहले बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, ठीक, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। ये आपके ग्रह हैं जो 8 ग्रह हैं, ठीक। पहले 9 थे जिसमें से अब जो है यम यानी प्लूटो को 52वें ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं हम सूर्य से नज़दीक ग्रह कौन सा है, तो बुध। अगर प्रश्न कभी आपसे पूछा जाए कि सूर्य के नज़दीक सबसे ग्रह कौन सा है, बुध। उसके बाद क्रम पूरा याद कर लीजिए एक बार कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक। तो और एक बात और आप समझ लीजिए कि जो बृहस्पति है, बृहस्पति इसके जो बाद के ग्रह हैं दूरी के क्रम में, इन सब ग्रहों को जो है बाह्य ग्रह कहा जाता है। और जो पृथ्वी के आसपास के जो ग्रह हैं मंगल से लेकर बुध तक, इन ग्रहों को जो है आंतरिक ग्रह कहा जाता है। आंतरिक ग्रहों को जो है कभी कभी पृथ्वीय ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि यह पृथ्वी के आसपास समीपस्थ स्थित हैं, ठीक। तो इस हिसाब से जो है आपका प्रश्न कौन सा सही हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी के अपेक्षा आकार में छोटा है। तो ऑप्शंस आपके कौन से सही हो जाएंगे, नेपच्यून, शुक्र, शनि, यूरेनस। तो बृहस्पति भी सबसे बड़ा, बृहस्पति तो सबसे बड़ा है, शनि उससे छोटा है किंतु जो है पृथ्वी से बड़ा है। अरुण भी बड़ा है, वरुण भी बड़ा है, यानी नेपच्यून और यूरेनस दोनों बड़े हैं, और शनि भी बड़ा है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, शुक्र का, ठीक। तो इसमें ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा वो हो जाएगा शुक्र, ठीक है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सूर्य का दीप्तमान आमुख जिसे हम देखते हैं कहलाता है। यानी जो हम अपनी आंखों से देख पाते हैं कि सूर्य का जो भाग हमें दिखाई दे रहा है चमकता हुआ, वो कौन सा भाग होता है, वो भाग होता है प्रकाश मंडल, ठीक। सही हो जाएगा प्रकाश मंडल। कोरोना कौन सा भाग होता है, कोरोना वह भाग होता है जो हमें सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के, जैसे मान लीजिए सूर्य है तो सूर्य के जो चारों तरफ ये रिंग के जैसी आकृति लगभग दिखाई पड़ती है, इसी को जो है कोरोना कहा जाता है, ठीक। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। और यह है प्रश्न आपका, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो लाल ग्रह को जो है मंगल, मतलब मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि वहाँ पर फेरस ऑक्साइड का जो है मात्रा पाई जाती है, यानी वहाँ पर लौह तत्व की अधिकता है। लौह तत्व की अधिकता के कारण जो है उसका रंग लाल दिखाई देता है, ठीक। सूर्य को जो है सांझ का तारा या भोर का तारा कहा जाता है। बुध जो है सबसे छोटा ग्रह है, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। जो आपको ऑप्शंस के बारे में थोड़ी बारी जानकारी होनी चाहिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है। तो सूर्य की जो किरणें हैं वह पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगाती हैं। इस हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो 1 मिनट में जो है 60 सेकंड होते हैं, और 20 सेकंड ये, यानी कि 60 × 8 यानी 480 + 20 यानी कि लगभग 500 सेकंड लगते हैं, ठीक। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, सूर्य में हाइड्रोजन एवं हीलियम का लगभग अनुपात क्या है। सूर्य जो है प्लाज्मा अवस्था में है, जिसमें जो है हाइड्रोजन और हीलियम प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, और हाइड्रोजन और हीलियम के बॉन्ड से ही जो है उसकी प्लाज्मा अवस्था का जो है निर्माण हुआ है। उस प्लाज्मा अवस्था में जो हाइड्रोजन और हीलियम का अनुपात होता है वह 3:1 का अनुपात होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा ग्रह आंतरिक ग्रहों की श्रेणी में नहीं आता है। इससे पहले आप लोगों ने अभी जो है समझा, जिसको मैंने थोड़ा सा ज़रूर समझाने का प्रयास किया। अगर आप लोगों ने उस ग्राफ को समझा हो कि सबसे पहले बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये ग्रहों का क्रम था, तो आज जो
बुध से लेकर मंगल ग्रह तक थे, वो जो है पृथ्वी आंतरिक ग्रह है, पृथ्वी ग्रह जो है जिन्हें हमने कहा था। तो आप लोगों को आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। तो आप लोग इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आप लोगों को जो है अभी तक नहीं समझ में आया तो वो पहला जो है जो सोल्यूशन है उसको एक बार जाकर ज़रूर देखें, फिर उसके बाद हमें क्वेश्चन नंबर या फिर जो है जब आप कमेंट में क्लिक करें तो 6 का जो है ABCD जो भी आंसर सही हो वो ऐसे लिखकर भेजें। जैसे मान लीजिए 6 का अगर D सही है तो 6 का D कर दीजिए, 6D ऐसे करके कमेंट में भेजिए, या A सही है B सही है जैसा हो वैसा लिख के ज़रूर भेजिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? यानी दिन और रात लगभग कहाँ पर बराबर होते हैं? तो होते हैं विषुवत रेखा पर। विषुवत रेखा जिसे मान लीजिए पृथ्वी है, जो हमने सबसे पहले वीडियो में बताया था कि पृथ्वी को अगर हम 2 भागों में जब बांटे तो जो बीच में जहाँ से हम लाइन खींचेंगे यही रेखा जो कहलाती है विषुवत रेखा, जिसको जो है 0 डिग्री अक्षांश के नाम से जाना जाता है। तो 0 डिग्री अक्षांश पर जो है सूर्य की किरणें लगभग वर्ष भर लंबवत चमकती रहती हैं, जिसके कारण वहाँ पर जो है दिन और रात लगभग बराबर होते हैं। और कर्क रेखा कहाँ पर स्थित है? कर्क रेखा 23.5 डिग्री जो है उत्तरी अक्षांश में, और मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में। ठीक, और उत्तरी ध्रुव आपका जो है ये ध्रुवीय क्षेत्र है ही, ठीक, और दक्षिणी ध्रुव ये। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। किसी वर्ष की उन तिथियों को क्या कहते हैं जिनमें रात और दिन की लंबाई में अंतर सर्वाधिक होता है? ऑप्शन है आपके विषुव, यानी अपसौरिका, संक्रांति, सूर्य समीपक। ठीक, तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो हो जाएगा संक्रांति। ये संक्रांति जो है जब सूर्य की किरणें जो है किसी चरम अक्षांश पर, यानी जिस अक्षांश के ऊपर सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती हैं, ठीक, तब यहाँ पर जब सूर्य लंबवत चमकता है तो यहाँ पर दिन सबसे अधिक होता है। मान लीजिए कर्क रेखा है, कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें जो है सबसे लंबवत चमक रही हैं 21 जून को, तो 21 जून को जो दिन होगा सबसे बड़ा होगा कर्क रेखा पर, और वहाँ पर रातें सबसे छोटी होंगी। तो उन तिथियों में जो है सबसे अधिक अंतर पाया जाता है दिन और रात के बीच, तो उसी को जो है संक्रांति कहा जाता है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 1 डिग्री अक्षांश कितने किलोमीटर को दर्शाता है? इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 111 किलोमीटर। ये फैक्चुअल नॉलेज है, इनको आपको जो है याद करके रखना चाहिए। अब 1 डिग्री अक्षांश का क्या मतलब है? ये मान लीजिए पृथ्वी, अगर तो पृथ्वी ये मान लीजिए 0 और ये मान लीजिए 1 डिग्री अक्षांश। ठीक, तो इसके और इसके बीच की जो दूरी होगी इसी की बात हो रही है कि 2 अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। पृथ्वी की संरचना में रासायनिक लौह तत्व आयरन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? पृथ्वी की संरचना में जो लौह तत्व पाया जाता है वो लगभग 32.07% पाया जाता है। ठीक, तो ऑप्शन है आपके 20% से 22%, 25% से 27%, 40% से 42%, 32% से 35%। तो जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 32 से 35 के बीच। ठीक, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। पृथ्वी का अर्धव्यास कितना होता है? अर्धव्यास का मतलब क्या होता है? ये मान लीजिए कोई गोला है तो या वृत्त है, वृत्त के केंद्र से पर इस पर खींची गई दूरी यही त्रिज्या कहलाती है। त्रिज्या को ही जो है अर्धव्यास कहा जाता है, क्योंकि ये केंद्र से होकर गुजरने वाली परिध से परिध को मिलाने वाली रेखा को जो है व्यास कहा जाता है। तो त्रिज्या व्यास का आधा होता है, इसलिए इसको अर्धव्यास कहा जाता है। ठीक, तो जो पृथ्वी का अर्धव्यास है वह कितना है? 6371 किलोमीटर, 6371 किलोमीटर। ठीक, ये मान लीजिए पृथ्वी है और ये पृथ्वी का केंद्र है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी 6371 किलोमीटर है। अगर पूछ लिया जाए कि पृथ्वी का व्यास कितना है तो इसी में 2 से गुणा कर दीजिए। लेकिन अगर इसके आसपास का आंसर ना मिल रहा हो तो इसके नज़दीकी आंसर को जो है आप क्लिक करें। जैसे कि हो सकता है वहाँ वो ध्रुव से केंद्र की दूरी पूछ रहा हो, या फिर जो है विषुवत रेखा से। जब विषुवत रेखा पे पूछेगा तो विषुवत रेखा पर जो है पृथ्वी थोड़ा उभार ज़्यादा है, बल्कि ध्रुवों पर चपटी है, तो इसका जो है विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास दोनों अंतर होता है दोनों में। ठीक, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है पृथ्वी का विषुवतीय व्यास क्या है? तो पृथ्वी का विषुवतीय व्यास क्या है? आप देख सकते हैं कि 6371 किलोमीटर पृथ्वी का जो है लगभग त्रिज्या है,
और उसी के अगर हम 2 गुना कर लें तो 6 दूना 12, तो आप समझ सकते हैं कि 12,000 के आसपास होगा। तो ऑप्शंस में जो है आपके 12,756 दिख रहा है, तो आप इसको ऐसे क्लिक कर सकते हैं। ठीक, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 1 घंटे के समयांतर में देशांतरीय दूरी होती है। ठीक, तो 1 घंटे के समयांतर में कितने डिग्री की दूरी होती है? तो 15 डिग्री की। ठीक है, 15 डिग्री की दूरी होती है। इसको जब हम अक्षांश और देशांतर वाला चैप्टर पढ़ रहे होंगे विश्व भूगोल में, तब वहाँ पर इतने अच्छे तरीके से कवर करेंगे कि आप शायद कभी ना भूलें। लेकिन फिर भी थोड़ा सा आप जो है एक ओवरव्यू ज़रूर देख लीजिए। ये मान लीजिए पृथ्वी है और पृथ्वी पर ये जो है 0 डिग्री, ठीक, देशांतर रेखा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा। अब यहाँ से जब कोणीय दूरी इस तरफ बढ़ेगी, इस तरफ ये लगातार ऐसे ऐसे, तो ये जो है देशांतर रेखाएं हैं। ठीक, तो ये 180 तक टोटल देशांतर रेखाओं की संख्या जो है कितनी हो जाती है? 180 हो जाती है एक तरफ, और दूसरी तरफ जो है 180। तो इस हिसाब से कितनी टोटल हो जाती है? 180 गुणे 2 यानी कि 360 देशांतर रेखाएं। तो 360 देशांतर रेखाएं पृथ्वी जो है अपने धुरी पर लगभग 24 घंटे में पूरा चक्कर लगा लेती है, और 24 घंटे में पूरा चक्कर लगाती है यानी 360 डिग्री घूमती है। तो 1 घंटे में कितने डिग्री घूमेगी? 360/24। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 15 डिग्री आएगा। ठीक, तो टोटल कितना जो है 1 घंटे में जो कितने डिग्री दूरी तय करती है? तो 15 डिग्री। ठीक, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। वर्ष का सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? ये क्वेश्चन जो है भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछा गया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 21 जून। ठीक, 21 जून, जिस दिन जो है सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है। ये मान लीजिए पृथ्वी है, पृथ्वी की ये कर्क रेखा, ये विषुवत रेखा, मकर रेखा। तो कर्क रेखा पर जिस दिन सूर्य लंबवत होता है वही दिन जो है सूर्य पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा यानी कि उत्तरी ध्रुव में सबसे ज़्यादा बड़ा दिन होता है, यानी सबसे बड़ा दिन उसी दिन होता है, सबसे लंबा दिन उसी दिन होता है। किंतु अगर यही बात की जाए फिर दक्षिणी ध्रुव के दक्षिणी गोलार्ध के बारे में, तो दक्षिणी गोलार्ध में जो है मकर रेखा पर जिस दिन सूर्य लंबवत चमकता है उस दिन जो है सबसे लंबा दिन मकर रेखा पर होगा। ठीक, तो ये भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछा गया है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा 21 जून। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित देशों में से किस एक के देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है? मीन्स इसमें से पूछा गया है कि वह विकल्प कौन सा है जिसमें से जो है होकर भूमध्य रेखा गुजरती है। तो भूमध्य रेखा आइए देखते हैं। प्रश्न ऑप्शन है आपके ब्राज़ील, जाम्बिया और मलेशिया, कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया, ब्राज़ील, सूडान और मलेशिया, वेनेजुएला, इथियोपिया और कोलंबिया। आपको एक प्रमुख देशों की जो है जानकारी होनी चाहिए कि जो विषुवत रेखा है विषुवत रेखा भूमध्य रेखा जो है किन किन देशों से होकर गुजरती है। इसके लिए थोड़ा सा आपको जो है हम बताने का प्रयास करते हैं। तो जो विषुवत रेखा है वह जब दक्षिण अमेरिका में होती है, तो दक्षिण अमेरिका में इक्वाडोर, कोलंबिया, ऐसे लिखते हैं हम इसको, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील, 3 देशों से होकर गुजरती है, जो आपको जो है ये याद होना चाहिए। तो इसमें से देख लीजिए इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। तो इक्वाडोर किसी में दिया हुआ नहीं है, तो ब्राज़ील इसमें भी है, कोलंबिया है इसमें, ब्राज़ील इसमें भी है, तो ऑप्शन डी तो आपका होगा नहीं। ठीक, और इक्वाडोर की जो राजधानी है वो आपको याद होना चाहिए, क्वेटो है, कोलंबिया के बोगोटा है, ब्राज़ील की ब्राज़ीलिया है। ठीक, अब देखते हैं अगला जो है इसमें से कौन सा विकल्प एलिमिनेट हो सकता है। तो फिर उसके बाद जो है हम पहुंच जाते हैं अफ्रीका में। अफ्रीका महाद्वीप में जो होकर गुजरती है या कांगो से होकर गुजरती है, कांगो गणराज्य से होकर गुजरती है, केन्या से होकर गुजरती है। ठीक है, तो केन्या यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा सही। और एशिया में जो है इंडोनेशिया और ब्रुनेई से होकर गुजरती है। ठीक, तो ये रहे कुछ प्रमुख देश जो आपको याद होने चाहिए, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हम लोग जो है मोटिवेट हों और अच्छे तरीके से वीडियो लाने का प्रयास करें। धन्यवाद।